हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि's नोट मेकिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की प्रोस्पेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 3 चाइल्डहुड एज अ पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन का 3.2 सेक्शन का पार्ट 3 इमोशनल डेवलपमेंट। आज इसमें जानेंगे कि आपके बीएड में इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है और आप अपने आंसर शीट में क्या लिखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिट 3 चाइल्डहुड एज अ पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन से जिन क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं और इनके वीडियोस में बना चुकी हूँ वो है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, राइट द फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, राइट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे राइट द इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड और आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे राइट द मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड राइट द लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। इमोशनल डेवलपमेंट लिखने के लिए पहले आपको शुरू करना होगा इमोशंस के डेफिनेशन से, उसके बाद इमोशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स से। फिर आपको डेवलपमेंटल स्टेजेस पे पूछा है यानी चाइल्डहुड पर पूछा है, तो आप इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस तीनों के अलग अलग करके इमोशनल डेवलपमेंट लिखेंगे। पर जब क्वेश्चन का एम्फोसिस चाइल्डहुड है तो आपको अर्ली चाइल्डहुड के इमोशनल डेवलपमेंट और लेटर चाइल्डहुड के इमोशनल डेवलपमेंट अलग अलग से लिखना है। और बुक में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड इमोशंस बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है, तो फ्रेंड्स आपको ये पार्ट भी इसमें लिखना है और अपना आंसर कंप्लीट करना है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट लिखकर। तो चलिए अब इसे डिटेल में जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ इमोशंस में आप लिखिएगा इमोशन इज अ कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस कलर्ड बाय वेल मार्क्ड फीलिंग्स। यानी इमोशन क्या होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और मेंटल प्रोसेस होता है, यानी एक मानसिक चिंताधारा या फिर मानसिक प्रोसेस होती है जो कॉम्प्लेक्स होती है और उसमें जो कलर्स आते हैं यानी जो डिफरेंट शेड्स होते हैं, कभी खुशी, कभी दुख, कभी एंगर, कभी प्लेजर, ये जो सारे इमोशंस के जो स्टेट हैं या फिर मेंटल प्रोसेस के जो स्टेट्स हैं वो हमारी फीलिंग से जुड़े होते हैं, यानी कलर्ड बाय वेल मार्क्ड फीलिंग्स। वेल मार्क का मतलब डिस्टिंक्ट, अलग अलग। आप गुस्से और खुशी में डिफरेंस कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें इमोशंस हैं पर बहुत ही डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हैं। उसके साथ इसमें आप लिखिएगा एवरी इंडिविजुअल शोज डिस्टिंक्ट इमोशनल डेवलपमेंट एज पर देयर स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेज के हिसाब से हर इंडिविजुअल का एक इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है। यानी इन्फेंसी में एक इंडिविजुअल जिस तरीके का इमोशंस दिखाता है वो तरीका आपको एडोलेसेंस में नहीं मिलता, वो तरीका आपको एडल्टहुड में नहीं मिलता। या चाइल्डहुड के जो इमोशंस होते हैं जिस तरह वो एक्सप्रेस करता है इमोशंस, वो चीज आपको इन्फेंसी में नजर नहीं आएगी। तो हर इमोशंस डिस्टिंक्ट होता है एज पर स्टेज। हो सकता है इमोशंस फियर सेम हो, फियर उसके साथ खुशी सेम हो, दुख सेम हो, पर उनके जो तरीका है एक्सप्रेस करने का, किन बातों पर आता है, ये सारी चीजें स्टेज के हिसाब से अलग अलग होती जाती हैं। इसके साथ इमोशंस आर द स्प्रिंग ऑफ लाइफ टाइम एक्शंस। यानी इमोशंस क्या होता है कि हमारे जीवन की जितनी एक्शंस होते हैं, जीवन भर की जितनी हम कर्म करते हैं उनका स्प्रिंग होता है। कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन को रंगों से भरता है, कलर करता है, क्योंकि यही सारी चीजें हमें डेली बेसिस पर एज अ ह्यूमन बीइंग बनाती हैं। बिना इमोशंस के हम किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, किसी के साथ झगड़ा नहीं कर पाते, किसी को अलग अलग विचारधारा में हम नहीं देख पाते अगर हमारे अंदर इमोशंस ना हो। तो दीज आर द स्प्रिंग ऑफ लाइफ टाइम एक्शन। इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशंस में आप लिखिएगा कि एवरी इमोशंस इज मार्क्ड बाय साइकोलॉजिकल चेंज सच एज इंक्रीज इन हार्ट बीट, चेंज इन ब्लड प्रेशर। सो फ्रेंड्स, हमने जिस तरह फर्स्ट सेंटेंस में ही बात की कि इमोशन एक मेंटल प्रोसेस है, तो ये बात यहाँ वो रिपीट कर रहा है कि ये एक साइकोलॉजिकल है, यानी एक मानसिक प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है, पर उसका जो इफेक्ट होता है वो पूरे बॉडी पर होता है। यानी कि अगर हमारा एग्जाम आने वाला है या हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये एक इमोशनल चेंज आता है हमारे अंदर, हम थोड़े डरे रहते हैं, पर उसका इफेक्ट क्या होता है, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है या फिर हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है या फिर आप
आपको नर्वसनेस होनी शुरू हो जाती है। और ये जो चीजें हैं वो हमारे इनर ऑर्गन्स को भी इफेक्ट डालती है। यानी अगर एक पर्सन इमोशनली अनस्टेबल है तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि उसका जो इफेक्ट होगा उसके पूरे बॉडी पार्ट्स पर होगा। अगर कोई डिप्रेशन में है तो वो उसकी जो सारी बॉडी पार्ट्स हैं वो उसी तरीके से अनहेल्दीली फंक्शन करना शुरू करेंगी, क्योंकि वहां ब्लड प्रेशर डिफरेंट होता है और उसकी वजह से कहें या फिर डिफरेंट हार्मोन्स की वजह से कहें वो हर ऑर्गन उससे अफेक्टेड हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आप लिखिएगा वो है इमोशंस इज एसोसिएटेड विद फीलिंग ऑफ प्लेजेंटनेस एंड अनप्लेजेंटनेस। यानी इमोशंस जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। वो है प्लेजेंटनेस, जो इमोशंस हमें खुशी देती है, जैसे कि हैप्पीनेस हो, लव हो या फिर प्रेज हो, ये सारी चीजें हमें खुशी देती हैं। पर और उसके साथ जो दुख देती हैं, जो सेकंड पार्ट है वो दुख देने वाली है, यानी अनप्लेजेंट है, जिस तरह की एंग्जाइटी हो, फियर हो, गिल्ट हो, जेलसी हो, ईगो हो, ये सारी चीजें अनप्लेजेंट इमोशंस में जाएंगी। इसके साथ जो थर्ड है कि इमोशंस आर प्योरली इंडिविजुअल। हमने बात की कि इमोशंस जो होते हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे रिलेटेड होते हैं और हर एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो इमोशंस होता है वो स्पेसिफिक होता है। यानी इन्फेंसी में जिस तरह एक बच्चा इमोशन शो करता है और चाइल्डहुड में जो शो करता है वो अलग होता है, पर हर इमोशंस जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। इसका मतलब ये है कि एक चीज पर एक इंडिविजुअल को गुस्सा आ सकता है पर उसी चीज पर दूसरे इंडिविजुअल को गुस्सा नहीं आ सकता। या फिर वही चीज अगर हम प्लेजेंटनेस में देखें कि एक चॉकलेट एक बच्चे को खुशी दे सकती है, पर ये इन यूनिवर्सल आप नहीं कर सकते कि हर बच्चे को आप अगर चॉकलेट दे दो वो खुश हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं वो इंडिविजुअल होती हैं। फोर्थ पॉइंट में आप लिखिएगा कि इमोशंस राइज एब्रप्टली बट पासिंग अवे टाइम टेक्स। यानी जो इमोशंस होती है वो राइज करती है, यानी इमोशंस का जो जनरेट होता है वो बहुत एब्रप्टली होता है, सडनली होता है, पर उसका पासिंग अवे यानी उसका धुंधला होना, उसका पास कर जाना बहुत टाइम लेता है। और कभी कभी अगर किसी के लाइफ में ट्रोमा हुआ है तो काफी साल ले जाता है ये इमोशंस पास ऑन करने के लिए। उसके साथ जो लास्ट पॉइंट आप लिखिएगा कि वन इमोशन कैन गिव राइज टू अनदर इमोशंस। तो फ्रेंड्स, इमोशंस क्या होती है, एक इमोशंस कैन गिव राइज टू अनदर इमोशन। अगर एक इंडिविजुअल को फियर है, डर है, तो वो इमोशंस उसका चेंज होकर एंगर भी बन सकता है। तो यही लास्ट पॉइंट का क्या है एम्फेसिस कि इमोशन सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होते, एक इमोशन नहीं होता, बल्कि इमोशंस अपने साथ दूसरे इमोशंस को भी जोड़े रखता है और दैट लीड्स टू डिफरेंट इमोशंस इन एन इंडिविजुअल। इमोशनल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी में फ्रेंड्स आप ये लिखिएगा कि ये इन्फेंसी स्टेज जो है वो 0 से 2 इयर्स तक होती है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन चाइल्डहुड पर है, तब भी आपको इन्फेंसी और एडोलेसेंस पर एक एक पैराग्राफ लिखना है। तो आप लिखेंगे इमोशंस आर अनडिफरेंशिएटेड एंड डिफ्यूज। जो इमोशंस इन्फेंसी में होती है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है, यानी अलग अलग नहीं होती, और डिफ्यूज होती है यानी मिली जुली होती है। इसका मतलब एग्जाम्पल आप समझिए कि अगर बच्चा रो रहा है तो इन्फेंट जो है तो वहां समझ में नहीं आता कि बच्चा एक्चुअली उसकी तबीयत खराब है इसलिए रो रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है इसलिए रो रहा है, उसे एंगर है इसलिए रो रहा है, या उसे भूख लग रही है वो रो रहा है। तो यहाँ रोना एक इमोशंस है पर वो डिफ्यूज्ड है और डिस्टिंक्ट नहीं है कि किस लिए वो रो रहा है। वो ये सारी चीजों के लिए रो सकता है, वो एक कोई चीज के लिए भी रो सकता है। तो बच्चे या तो ये सारी चीजों के लिए एक ही इमोशंस दिखाते हैं, दूसरी चीज वो खुद भी नहीं समझ पाते कि ये कैसा इमोशंस है और इसे मुझे किस तरह दिखाना है। तो यहाँ क्या होता है कि इन्फेंसी में अनडिफरेंशिएटेड एंड डिफ्यूज्ड होता है। सेकेंड में आप लिखिएगा कि इमोशंस लाइक फियर, एंगर एंड लव आर सीन इन यंग इन्फेंट्स। यानी जिस तरफ पहला जो हमारा सेंटेंस बोला कि अनडिफरेंशिएटेड एंड डिफ्यूज्ड है, पर वही चीज जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं और यंग इन्फेंट तक पहुंचते जाते हैं, यानी लेटर इन्फेंसी स्टेज तक आते हैं, 2 साल के पास एंड की ओर आते जाते हैं, तो उनकी जो इमोशंस है वो अलग होनी शुरू हो जाते हैं। यहाँ बच्चा रोता है तो वो एक्सप्रेस कर पाता है इन ए डिफरेंट वे कि वो फियर्स के लिए रो रहा है या फिर एंगर के लिए रो रहा है, या फिर वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन हो या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट की वजह से लैंग्वेज वर्ड से एक्सप्रेस करता हो या फिर अपने हाथों से एक्सप्रेस करता हो, पर वो खुद भी यहाँ अपने इमोशंस को समझ पाता है। फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखिएगा कि इमोशंस 2 तरीके के एक्सप्रेस होते हैं। पहली चीज जो होती है वो ये कि एक इंडिविजुअल उसे दूसरों को किस तरह एक्सप्रेस करवाता है, यानी दूसरे उसे कैसे समझते हैं। सेकंड जो चीज कि वो खुद अपने इमोशंस को समझ पाता है कि नहीं,
यानी अगर उसे गुस्सा आ रहा है तो ये जो इमोशंस है वो गुस्सा है या फियर है या फिर कोई अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है, ये एक इंडिविजुअल को खुद को भी जानने की जरूरत है। तो ये जो चीज है उसे इमोशनल डेवलपमेंट बोला जाता है। यानी ये दोनों ही चीज, एक्सप्रेस करना और खुद को जानना, दोनों ही चीज इमोशनल डेवलपमेंट में जाती हैं। तो थर्ड पॉइंट में आप लिखिएगा कि इमोशंस डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड मैच्योरेशन। यानी इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है कि अगर बच्चे को ट्रेनिंग दिया जाए कि किस तरह वो अपनी डर को बताए, या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, या फिर उसे भूख लग रही है तो वो किस तरह इस चीज को अपने हाथ से बताए या फिर कह के बताए या अपने फेशियल एक्सप्रेशन से बताए, उससे इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से होता है बच्चों में। और दूसरा, बढ़ने से, ग्रोथ से या मैच्योरेशन से होता है। यानी बच्चा जिस तरह बड़ा होता जाता है वो एक्सप्रेस करता जाता है कि उसका इमोशन क्या है, और वो दूसरों को उसे बेहतर बता पाता है और समझ पाता है। थर्ड आप लिखिएगा, एज इन्फेंट ग्रोज इमोशंस बिकम मोर डिस्टिंक्ट। ये बात मैंने आपको बताई कि धीरे धीरे जिस तरह बच्चा बड़े होते जाते हैं उनके इमोशंस डिस्टिंक्ट होते जाते हैं, क्योंकि वो खुद समझ पाते हैं कि ये क्या क्या इमोशंस हैं। किसको डर कहा जाता है, किसको एंगर कहा जाता है, वो खुद समझ पाते हैं तो वो दूसरों को भी समझा पाते हैं। तो यहाँ वो इमोशंस डिस्टिंक्ट हो जाता है। इमोशनल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड में आप लिखिएगा, इट इज अ पीरियड ऑफ हाइटेंड इमोशनलिटी। इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि उनका जो इमोशंस है वो बहुत लाउडली वो शो करते हैं। अगर वो रो रहे हैं तो बहुत ज्यादा चिल्ला के रोते हैं, खुश हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। तो ये एक पीरियड होता है जिसमें बच्चे अपने इमोशंस बहुत विग्रसली शो करते हैं, इसीलिए इसे हाइटेंड इमोशनलिटी कहा जाता है। सेकेंड में लिखिएगा, इमोशंस आर स्पॉन्टेनियस एंड चाइल्ड इज नॉट एबल टू कंट्रोल इट। तो इमोशंस यहाँ स्पॉन्टेनियस होते हैं, यानी ऑन द स्पॉट, अगर फौरन ही उसके इमोशंस चेंज होते हैं और फौरन ही उसके इमोशंस एक्सप्रेस भी वो करता है, और वो कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके कंट्रोल में उसके इमोशंस नहीं होते। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि इमोशंस आर डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंशिएटेड बिटवीन एक्साइटमेंट एंड अनप्लीजेंट इमोशंस लाइक एंगर एंड फियर। यानी इस जगह पर इमोशंस थोड़े डिस्टिंक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जो इन्फेंसी में इतना नजर नहीं आता वो अर्ली चाइल्डहुड में और थोड़ा डिस्टिंक्ट होना शुरू हो जाता है और डिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ बच्चा एक्साइटमेंट यानी खुशी हो, जॉय हो, हैप्पीनेस हो, लाफिंग हो, ये वो समझ पाता है, और अनप्लीजेंट इमोशंस लाइक एंगर एंड फियर भी वो डिफरेंस कर पाता है। फोर्थ पॉइंट में आप लिखिएगा कि इमोशंस कीप ऑन डेवलपिंग बाय मैच्योरिटी। यानी इमोशंस का मैच्योरिटी के साथ डायरेक्ट लिंक होता है, इमोशनल डेवलपमेंट का लिंक होता है, और बच्चे जिस तरह बड़े होते होते जाते हैं उतना ही उनका इमोशनल डेवलपमेंट होता जाता है। इमोशनल डेवलपमेंट यानी उनके इमोशंस जो होती हैं वो डिस्टिंक्ट होती जाती हैं, वो खुद इमोशंस को समझ पाते हैं और वो खुद दूसरों को अपने इमोशंस समझा पाते हैं। लास्ट पॉइंट में लिखिएगा, इफ चाइल्ड इमोशंस आर नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली ही डेवलप्स इनटू इमोशनली इमेच्योर पर्सन। यानी अगर इस स्टेज पर बच्चों के इमोशंस को हैंडल नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ उनका स्पॉन्टेनियस इमोशन होता है और उनके कंट्रोल में नहीं होता, उन्हें गुस्सा आ रहा है और बहुत गुस्सा आ रहा है, और अगर उनको बड़ों का साथ नहीं मिले कि किस तरह उन्हें गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, काम डाउन किस तरह होना चाहिए, ये शिक्षा नहीं मिले, या फिर उनको उतना प्यार नहीं मिले, तो वो एक इमोशनली इमेच्योर पर्सन बनते हैं। बड़े होकर उन्हें हर बात पे गुस्सा आना शुरू होता है, वो अपने जो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ बात करें इमोशनली इमेच्योर पर्सन, तो इसे ये मत समझिएगा कि इमोशनली इमेच्योर पर्सन मतलब उसे पढ़ना नहीं आता होगा, वो लिख नहीं पाता होगा, या फिर इंटेलिजेंस उसका कम होगा, या उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कम होगी, ये नहीं है। इमोशनली इमेच्योर पर्सन का मतलब ये होता है कि वो खुद अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, और खुद अपने इमोशंस को समझ नहीं पाते। तो इमोशनली इमेच्योर पर्सन को आप डायरेक्टली उसके इंटेलिजेंस के साथ कंपेयर ना करें। तो यहाँ अगर बच्चों को हम इमोशनली इमेच्योर, उनको स्टेबिलिटी मिलती है, जब बच्चों को प्यार मिलता है, उनको पैम्परिंग मिलता है और ट्रेनिंग मिलती है, तो वो बड़े होकर एक बहुत ही अच्छे और मैच्योर इंडिविजुअल बनते हैं इमोशनली। इमोशनल डेवलपमेंट इन लेटर चाइल्डहुड में आप लिखिएगा कि लेटर चाइल्डहुड 6 से लेकर 12 साल तक होता है, यानी 6 ईयर से 12 ईयर्स तक, टिल अ चाइल्ड रीचेस प्यूबर्टी।
उसके बाद इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके वो ये है कि दिस इज अ पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। यहाँ बच्चे बहुत काम होते हैं और स्टेबल होते हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स ये नहीं है कि उनमें इमोशंस नहीं होती, बट वो अपने इमोशंस को शो करना कंट्रोल कर पाते हैं। तो यहाँ स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल आ जाती है बच्चों की। उसके साथ एट दिस स्टेज चाइल्ड शोज डिफरेंशिएटेड इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, लाफिंग एंड एंगर। यानी यहाँ बच्चे बड़े होने के साथ उनका जो अब तक जितना इमोशंस डिफरेंशिएटेड होता था और ज्यादा डिफरेंशिएटेड हो जाता है, और यहाँ जो खुश होना चीज वो एक हैप्पीनेस और लाफिंग वो समझ पाते हैं, ये हंसना है और ये खुश होना है। तो ये जो दो चीजें हैं वो यहाँ समझ पाते हैं। एंगर एंड फियर जो चीजें थी वो ऑलरेडी उनको अर्ली चाइल्डहुड में ये चीज नॉलेज आ जाती है, और वो जो चीजें ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड हो गई हैं फ्रेंड्स वो कंटिन्यू करती हैं लाइफ लॉन्ग। पर हर स्टेज में एक नई नई डिफरेंशिएशन आती है, और यहाँ का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हैप्पीनेस एंड लाफिंग का होता है। उसके बाद ये रखिएगा हियर देयर इज अ डिक्रीज इन ओवर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। और यहाँ इस स्टेज में बच्चों का इमोशंस होता है पर ओवर एक्सप्रेशन नहीं होता, यानी वो खुश होता है पर बहुत ज्यादा लाउडली नहीं होता है जो अर्ली चाइल्डहुड में होते थे। तो यहाँ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस नहीं होता। Child in this stage is very conscious of his social prestige and doesn't like to show his emotions directly. तो इस जगह पे क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम कहें कि वो बहुत स्टेबल होता है, कंट्रोल कर पाता है अपने इमोशंस को, उसका कारण वो इसलिए होता है कि वो अपने से ज्यादा अपनी सोशल लाइफ को इम्पोर्टेंस देता है, फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस देता है, दूसरों में उसकी स्टेटस को वो इम्पोर्टेंस देता है। इसकी वजह से वो अपनी सोशल प्रेस्टीज को लेकर इतना कॉन्शियस होता है कि वो अपने इमोशंस डायरेक्टली शो नहीं करता, अपनी भावनाओं को वो डायरेक्टली शो नहीं करता जब तक वो सर्टन नहीं हो जाता कि ये मेरे प्रेस्टीज को हैम्पर नहीं करेगा। अगर मैं अपने यहाँ बहुत जोरों से हंस दूंगा तो यहाँ शायद सब मुझे चाइल्डिश समझना शुरू कर दे, बच्चा समझना शुरू कर दे, तो मैं यहाँ जोरों से नहीं हंसूंगा। तो यहाँ वो अपने इमोशंस डायरेक्टली शो नहीं करता क्योंकि वो अपनी सोशल स्टेटस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है अपने इमोशंस से। उसके बाद लास्ट पॉइंट में आप लिखिएगा कि एट दिस स्टेज चाइल्ड यूजेस वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अब तक इमोशंस बच्चे जनरली अपने फेशियल या फिजिकल एक्सप्रेशन से शो करते थे, हाथ पैर हिला के, चिल्ला के, रो के, ये सारी चीजों से एक्सप्रेस करते थे। पर यहाँ एक्चुअली जो इमोशंस शो होती हैं वो ज्यादा वर्ड से होती है, लैंग्वेज यहाँ ज्यादा एम्फेसिस आ जाता है। तो बच्चे अपना गुस्सा हो, रोना हो, हैप्पीनेस हो, जॉय हो, सारी चीजें जो हैं प्लीजन अनप्लीजन दोनों ही वर्ड से यूज करते हैं, और यही चीज एडोलेसेंस और एडल्टहुड तक कंटिन्यू होती है। इसके बाद जो सेक्शन आएगा उसमें आप लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड इमोशंस। यानी फ्रेंड्स अगर आपका क्वेश्चन चाइल्डहुड पे आ रहा है तभी ये पार्ट आप लिखिएगा, अदरवाइज आपको लिखने की इसकी जरूरत नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ बनाया है दैट इज एम्फोसिस ऑन चाइल्डहुड, इसीलिए ये सेक्शन मैंने यहाँ जोड़ा है। अगर चाइल्डहुड में आता है तो आप लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड इमोशंस, और इसके फर्स्ट पॉइंट में आप लिखिएगा इमोशंस आर ब्रीफ, यानी बहुत छोटा होता है, वो बहुत कम समय तक रहता है बच्चों का इमोशन, और खासकर यंग चिल्ड्रन का, जो इन्फेंट्स हो या अर्ली चाइल्डहुड के जो बच्चे हैं उनका हो। यंग चाइल्ड इमोशंस लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स, तो इनका इमोशंस बहुत ही कम वक्त तक ठहरता है और फिर वो टाइम के हिसाब से चेंज भी हो जाता है। उसके साथ इमोशंस आर इंटेंस, तो यहाँ क्या होता है, इमोशंस आर इंटेंस मतलब बहुत लाउड होता है। ये भी पॉइंट फ्रेंड्स अर्ली चाइल्डहुड का ही रिलेट करता है कि यहाँ, एंड इन्फेंसी भी रिलेट करता है यहाँ, कि यहाँ जो इमोशंस होते हैं बहुत लाउड होते हैं, बहुत जोर, जो भी इमोशंस है वो बिल्कुल ओवर एक्सप्रेशन करके बच्चा शो करता है। तो चिल्ड्रन हैव टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड लाउडली एंड विगरसली वेदर एंग्री, सैड और हैप्पी। दे फील इमोशनली वेरी डीपली, सो दे फील इमोशंस वेरी डीपली। यानी यहाँ जो बच्चे होते हैं लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड के जो बच्चे होते हैं और इन्फेंसी के जो बच्चे होते हैं वो हर इमोशंस उनको बहुत बढ़ चढ़ के दिखाते हैं और उनको वो फील भी वैसे ही करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो दूसरों को दिखाने के लिए ऐसे करते हैं, इस द थिंग इज दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, वो स्पॉन्टेनियस होता है और वो चीजों को बहुत फील करते हैं।
थर्ड पॉइंट में आप लिखिएगा कि इमोशंस आर ट्रांजिटोरी, यानी द चेंज इन इमोशंस इज फास्ट लाइक फ्रॉम एंगर टू स्माइल। तो यहाँ बच्चों में जो ट्रांजिट होता है यानी चेंज जो होता है इमोशंस का वो बहुत फास्ट होता है, जो हमें एडोलेसेंस और एडल्टहुड में ज्यादा नहीं मिलता। तो यहाँ अगर बच्चा रो रहा है, आप उसे चॉकलेट दे दो, वो फौरन हंसना शुरू कर देगा। तो इमोशंस एक तो बहुत कम वक्त के लिए होते हैं और फौरन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो ये ट्रांजिटरी उसका होता है इमोशंस। इसके साथ आप लिखिएगा फोर्थ पॉइंट में इमोशंस अपीयर फ्रीक्वेंटली। इसके साथ इमोशंस जो होते हैं वो फ्रीक्वेंटली अपीयर करते हैं, यानी बहुत जल्दी। आज अगर आपने उसे चॉकलेट दिया बच्चे को, वो खुश है, नेक्स्ट चॉकलेट वो मांग रहा है, खाने के बाद फौरन मांग रहा है, आपने नहीं दिया तो फौरन वो दुखी हो जाएगा और रोना शुरू कर देगा। तो इमोशंस जो होते हैं वो फ्रीक्वेंटली होते हैं, छोटे वक्त के लिए होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो ये जो फीचर्स होती हैं और बहुत इंटेंस होते हैं, यानी बहुत डीप एंड लाउड होते हैं। तो ये फीचर्स है। तो फ्रीक्वेंटली में आप लिखिएगा चाइल्ड इमोशंस अपीयर फास्टर देन एडल्ट्स एज दे आर इनकैपेबल ऑफ एडजस्टिंग टू अ सिचुएशन। सो एक सिचुएशन में वो एडजस्ट करना नहीं जानते बच्चे, इसी की वजह से उन्हें अगर थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम आता है वो अपने इमोशंस शो करने शुरू कर देते हैं। इमोशनल रिस्पॉन्स इज डिफरेंट। तो हर बच्चे का जो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है वो डिफरेंट होता है। हालांकि हर स्टेज के हिसाब से टाइप ऑफ इमोशंस और उसके डिफरेंशिएशन ये सेम रहते हैं हर इंडिविजुअल के लिए। पर जो बच्चा, अगर एक बच्चे को चॉकलेट पसंद नहीं है तो वो चॉकलेट नहीं खाएगा, उससे उसे खुशी नहीं मिलेगी। पर जिस बच्चे को चॉकलेट पसंद है उसे वो खाकर उसे खुशी मिलेगी। यानी फ्रेंड्स, हालांकि वही चाइल्डहुड में वो उसी तरीके का अनडिफरेंशिएटेड इमोशंस रहेंगी, पर हर बच्चे का इमोशन एक चीज के लिए अलग हो सकता है, दूसरे चीज के लिए अलग हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर टू अ चाइल्ड होता है। 6 में आप लिखिएगा express emotions directly. Young children are unaware to hide their emotions and express it directly. तो हम जिस तरह बोलते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो इसलिए कि वो अपने मन के अंदर कुछ चीजें छुपा नहीं पाते। उनके मन में अगर जो भी फीलिंग्स आती है वो फौरन उसे स्पॉन्टेनियसली शो करते हैं और दे आर अनेबल टू हाइड इट। वो उसे छुपा ही नहीं पाते अपने इमोशंस और डायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं। एडोलेसेंस में आप लिखिएगा, हमने इन्फेंसी में बात की, चाइल्डहुड की बात की, इसके बाद आप एडोलेसेंस पे लिखिएगा जो 12 साल से 19 साल तक का होता है। दिस इज अ पीरियड ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये जो पीरियड होता है, जिस तरह अर्ली चाइल्डहुड होता है जब बच्चा बहुत लाउड होता है, बहुत इमोशनली अनस्टेबल होता है, उसी तरह एडोलेसेंस में भी बच्चा बहुत ही ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल रहता है और एक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का वक्त होता है। वो इसलिए कि यहाँ बच्चों का पढ़ाई का प्रेशर एक तरफ से होता है, कैरियर के लिए एक तरफ से होता है उनका जो, और वो फिजिकली बहुत ज्यादा एडल्ट बड़े हो जाते हैं, पर मेंटली जो होते हैं वो बच्चों की तरह होते हैं। तो उनको माता पिता कभी बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, कभी छोटों की तरह ट्रीट करते हैं। तो उन्हें समझ में नहीं आता कि वे बड़े हैं या छोटे हैं, और वो जो इमोशनल इम्बैलेंस है कि किस जगह पर है, किस चीज को किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। कभी भाई बोल रहे हैं मुझे बड़ों की तरह रिएक्ट करना चाहिए, और किसी एक पर्टिकुलर चीज को बोल रहे हैं छोटों की तरह रिएक्ट करना चाहिए, तो वो उनमें इम्बैलेंस लाता है। तो ये एक पीरियड होता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। इमोशनल इंस्टेबिलिटी इज ड्यू टू फैक्टर्स लाइक फिजिकल चेंजेस। तो इमोशनल जो इंस्टेबिलिटी होती है उसका कारण होता है उनका फिजिकल चेंज, एक सडन फिजिकल चेंज जिसके लिए बच्चा रेडी नहीं होता, और उसके साथ अनएक्सपेक्टेड रैपिड सेक्स डेवलपमेंट, सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट और डिजायर का डेवलपमेंट वो रैपिडली होता है, उसके लिए भी बच्चे रेडी नहीं होते। और लैक ऑफ स्टेटस, जिस तरह मैंने बात की कि पेरेंट्स उन्हें समझ नहीं पाते कि वो बड़े हैं या छोटे हैं, सो दिस शोज अ लैक ऑफ स्टेटस, जिसकी वजह से उनके अंदर एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती है। इसके साथ आप लास्ट में लिखेगा इमोशंस लाइक गिल्ट एंड एंजाइटी आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्टेज। फ्रेंड्स, गिल्ट एंड एंजाइटी जिस तरह की इमोशंस हैं वो पहले नहीं थी किसी भी स्टेज में, और वो यहाँ शुरू होती है। यानी हर एक ग्रोथ के साथ इमोशंस एक एक डिफ्रेंशिएट होना शुरू होते। ये सारे इमोशंस होते हैं पर बच्चे उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, वो खुद भी नहीं समझ पाते कि कौन सा क्या है।
पर धीरे धीरे जिस तरह अर्ली चाइल्डहुड में एंगर एंड फियर डिफरेंशिएट होना शुरू करता है, लेटर चाइल्डहुड में लाफिंग एंड हैप्पीनेस होना शुरू करता है, तो यहाँ गिल्ट एंड एंजाइटी भी डिफरेंशिएट होनी शुरू करती है और वो इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक होती है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट में कि टीचर्स रोल इन इमोशनल ट्रेनिंग। इमोशनल ट्रेनिंग बाय टीचर्स इज नीडेड टू डेवलप कैरेक्टर इन चिल्ड्रन, यानी टीचर्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जो इमोशनल ट्रेनिंग दे बच्चों को, क्योंकि वो उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए यूजफुल होगा। और वो कैसे करेगा? एंड कैन बी डन बाय को करिकुलर एक्टिविटीज एंड क्रिएटिंग हेल्दी एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम। सो अगर हम चाहते हैं कि बच्चों में कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, इमोशनल स्टेबिलिटी आए, उसके लिए हमें को करिकुलर एक्टिविटीज अरेंज करनी होगी। डांस में हो, स्पोर्ट्स में हो, या फिर कोई डिफरेंट एक्टिविटीज हो, डिबेट कंपटीशन हो। उसके साथ एक ऐसा क्लासरूम का एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां हर बच्चे अपनी फीलिंग्स को बिना डरे एक्सप्रेस कर पाए टीचर के सामने। सेकेंड जो पॉइंट है वो है कि टीचर्स पर्सनल इमोशनल स्टेबिलिटी। तो टीचर्स का जरूरी है कि वो दूसरों में, बच्चों में इमोशनल स्टेबिलिटी लाएं, उससे पहले उनमें खुद में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। वो क्लासरूम में बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो, एब्यूजिव ना हो, बैड वर्ड्स यूज ना करें, बहुत ज्यादा पनिशमेंट्स ना दें, क्योंकि ये सारी चीजें बच्चों में इंस्टेबिलिटी ऑफ इमोशंस लाती हैं। तो टीचर शुड एक्ट एज ए रोल मॉडल एंड ट्रीट स्टूडेंट सिंपैथेटिकली, यानी टीचर्स को एज ए रोल मॉडल एक्ट करना चाहिए और उसके साथ वो हर बच्चे को सिंपैथेटिकली समझे कि बच्चा अगर इनडिसिप्लिन कर रहा है तो क्यों कर रहा है। अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा, शाय है, या फिर बैक आंसर कर रहा है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। वो इस चीज को समझे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, रादर देन बच्चों को मार के और बैड वर्ड्स यूज करके। जो थर्ड पॉइंट है वो है पनिशमेंट शुड बी अवॉइडेड। अननेसेसरी पनिशमेंट्स एंड बैड रिमार्क्स फॉर चिल्ड्रन शुड बी अवॉइडेड। तो बैड रिमार्क्स एंड अननेसेसरी पनिशमेंट्स शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि जिस तरह हमने जाना कि अर्ली लेटर चाइल्डहुड में स्पेशली एंड एडोलेसेंस में बच्चे अपने सोशल स्टेटस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो अगर उन्हें ऐसी एनवायरनमेंट मिलेगी जहां पनिशमेंट होगा और बैड रिमार्क्स मिलेगी, तो वहां बच्चों का सोशल स्टेटस खराब होता है। उनको या तो वो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाएंगे और गुस्सा होंगे और एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव इंडिविजुअल बनेंगे बड़े होकर, या फिर बहुत शाय और डरे हुए इंडिविजुअल बनेंगे। और दोनों ही केसेस में वो एक मैच्योर इमोशनल इंडिविजुअल नहीं बनेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स बड़े होकर स्टेबल बने, तो हमें अननेसेसरी पनिशमेंट्स अवॉइड करनी होगी स्कूल लाइफ में। उसके साथ जो पॉइंट आप लिखिएगा, हार्मोनियस एनवायरनमेंट। स्कूल शुड हैव हार्मोनियस एनवायरनमेंट वेयर एवरी चाइल्ड इज ट्रीटेड इक्वली। तो स्कूल बच्चों को अपना स्कूल जैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, उन्हें अपनी फीलिंग आनी चाहिए और उसके लिए ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां हर बच्चा अपने को एक्सप्रेस कर पाए और हर बच्चा इक्वल ट्रीटमेंट पाए। फिफ्थ पॉइंट में आप लिखिएगा कि अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। Self expression is needed for emotional stability and schools should provide atmosphere for self expression among students by various activities and sports। तो फ्रेंड्स, पहली बात यहाँ है कि सेल्फ एक्सप्रेशन क्या होता है, यानी अपने को एक्सप्रेस करना। और अपने को एक्सप्रेस यानी सिर्फ लैंग्वेज से नहीं, बोलकर नहीं होता। आप अपने को एक्सप्रेस गाने से भी कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस से कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में किसी एक्टिविटी से भी कर सकते हैं, यानी अपने को शो करना कि मैं किस में बेहतर हूँ। तो इस चीज के लिए बच्चों को अगर हम अपॉर्चुनिटी दे इन स्कूल, तब वो उनका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। और इसके कारण हर स्कूल में पढ़ाई के साथ को करिकुलर एक्टिविटी, सेमिनार्स, फंक्शंस होने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें बच्चों में सेल्फ एक्सप्रेशन लाती हैं और सेल्फ एक्सप्रेशन बच्चों में इमोशनल स्टेबिलिटी लाती हैं। 6 पॉइंट में आप लिखिएगा कि पॉजिटिव सजेशंस। टीचर्स शुड अवॉइड नेगेटिव सजेशंस एंड एनकरेज स्टूडेंट्स फॉर देयर इमोशनल डेवलपमेंट। सो टीचर्स का ये काम है, टीचर्स की ये एक्चुअली ज़रूरत है टीचर्स की, कि अगर वो अपने स्टूडेंट्स में इमोशनल डेवलपमेंट चाहते हैं और उन्हें चाहते हैं कि वो बड़े होकर एक स्टेबल इंडिविजुअल बने, तो नेगेटिव रिमार्क्स नहीं देना चाहिए और अननेसेसरी पनिशमेंट्स और नहीं देने चाहिए स्टूडेंट्स को। और उसकी जगह स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो दूसरे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। जितने ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही वो सेल्फ को एक्सप्रेस कर पाएंगे और वो उनमें इमोशनल डेवलपमेंट लाएगा। 7 पॉइंट में लिखिएगा कि ओकेजनल विजिट ऑफ टीचर्स टू
child's home help to solve emotional problems among children? तो फ्रेंड्स ये है कि बच्चे का जो क्लासरूम का परफॉर्मेंस होता है वो डायरेक्टली उसके घर के एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है। और अगर एक टीचर देख रहा है कि बच्चे में इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ रही है, उसमें परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो टीचर का ये काम है, ये कर्तव्य है कि वो बीच में जाकर उसके घर में जाकर विजिट करे, उसके पेरेंट्स से बात करे, ताकि उसकी जो प्रॉब्लम है टीचर समझ पाए और उसे सॉल्व कर पाए। उससे बच्चों में इमोशनल डेवलपमेंट आएगा। और 8th जो पॉइंट है वो है काउंसलिंग एंड गाइडेंस। देयर आर नीड इन अ स्कूल फॉर प्रॉपर एजुकेशनल गाइडेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। तो स्कूल में बच्चों के लिए एक गाइडेंस सेल होना चाहिए, जहां खासकर एडोलेसेंस बच्चे अपने कैरियर को लेकर बहुत कुछ समझ नहीं पाते, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं उनसे। तो यहाँ बच्चों के लिए स्कूल एक गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहिए, एक काउंसलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए जो उन्हें मोटिवेट करे, पॉजिटिव जो व्यूज़ दें और उनके साथ उनका इंकरेजमेंट करे, जिससे उनका इमोशनल डेवलपमेंट आए। और उसके साथ काउंसलिंग भी देनी चाहिए। अगर काउंसलर्स नहीं है स्कूल में प्रॉपर, तो टीचर्स को एज काउंसलर रोल अदा करना पड़ता है, जहाँ वो बच्चों को इंकरेजमेंट दे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रही हैं, तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।